गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमने अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से पाठ 10 का अध्ययन कर लिया। आज हम इसके 11वां चैप्टर जो हमारा है जब सिनेमा ने बोलना सीखा और जिसके लेखक हैं प्रदीप तिवारी, उसका हम अध्ययन करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी बुक निकाल लीजिए, हम अपना पाठ पढ़ते हैं। और साथ ही एक मेरी रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से कि सभी बच्चे अपनी ऑनलाइन क्लास है वो ज़रूर लें, ताकि जिस वक्त हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उस वक्त आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप उसी वक्त पूछ लें। और उसमें आप जब पढ़ाया जाता है चैप्टर, उस समय जो बात पूछनी होती है, जो समस्या होती है, उसी समय पूछ सकते हैं। और बाद में आप वीडियो देखते हैं उसमें आपकी समस्या है वो बनी रहती है। इसलिए सभी बच्चे एकदम एक्टिव रह के और अपनी क्लास सुचारू रूप से लेंगे। जब सिनेमा ने बोलना सीखा, इस चैप्टर में हमें ये बात है कि जब सिनेमा में जब मूक फिल्में मिलती थी, मूक यानी जिसमें केवल हाव भाव द्वारा प्रदर्शन किया जाता था, जिसमें बोली द्वारा कोई भी पात्र है वो बोलते नहीं थे, केवल हाव भाव द्वारा अभिनय किया जाता था। कौन सी समय में कौन सी फिल्म जो पहली बनी थी और कौन सी फिर जो 29 में हॉलीवुड की जो बोलती फिल्म बनी थी, उसके लिए उसके फिल्मों के बारे में इस चैप्टर में हमें बताया है। वे सभी संजीव है, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली संवाक यानी बोलने के साथ बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। अब इसमें हमने इतना सा जो 4 लाइनें पढ़ी है, इसमें से अपने 2 प्रश्न बन गए हैं कि सबसे जो देश की पहली संवाक बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। और प्रश्न ये भी बन रहा है कि जब देश की पहली संवाक यानी बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टर के विज्ञापन पर कौन सी पंक्तियां लिखी हुई थी? तो हम ये लिखेंगे, वे सभी संजीव है, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं, उनको बोलते बातें करते देखो। 2 प्रश्न बन गए कि फिल्म बोलती पहली संवाक फिल्म कौन सी थी? फिल्म आलम आरा। दूसरा, आलम आरा के पोस्ट पर विज्ञापन की कौन सी पंक्तियां लिखी थी? तो मैंने अभी जो बताया वो आप लिख देंगे। ठीक है, 2 प्रश्न तैयार हो गए अपने। फिर है 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। प्रश्न एक और बन गया 1 नंबर का अपना यहाँ से कि पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना कब सीखा था? तो 14 मार्च 1931 की। 14 मार्च ये पूरा कर लो यहाँ से। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इस दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। यानी जो फिल्में आ रही थी वो मूक होती थी पहले, और इस दिन से संवाक फिल्में बनी थी। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। जब 14 मार्च 1931 को जब ये पहली फिल्म अपनी प्रदर्शित हुई थी, उस समय का जो सिनेमा का जो था वो मूक का ही था। मूक सिनेमा थी ना, यानी जो नहीं बोलती थी, वो भी लोकप्रिय थी। बहुत लोग उन्हें पसंद करते थे, देखते थे। ऐसा नहीं था कि ये आ गई जो संवाक फिल्म तो उसको बाद देखना बंद कर दिया। वो ऊंचाइयों के शिखर पर थी, लोकप्रियता के ऊंचाइयों के शिखर पर थी। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई, उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी। पहली बोलती फिल्म जब जिस साल प्रदर्शित हुई थी, उसी साल में मूक फिल्में भी बनी थी बहुत सारी भाषाओं में। मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। मगर बोलती यानी जिसमें पात्र है अभिनय कर रहे थे, अभिनय के साथ साथ बोलने भी लगे थे, वो नया दौर है वो शुरू हो गया था। बोलती फिल्म का नया दौर शुरू हो गया, ऐसे भी पूछ सकते हैं वो कब हुआ? तो 14 मार्च 1931 को।
और ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा बड़े बदलाव का दिन कैसा था, तो मतलब इसी प्रश्न को 2-3 तरह से घुमा के दे सकते हैं। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अदेशियर एम ईरानी। इसको भी अंडरलाइन करो। पहली बोलती फिल्म आलम आरा को बनाने वाले फिल्मकार कौन थे? अदेशियर एम ए ईरानी। जो अपने एक एक नंबर के जो प्रश्न आते हैं ना ऑप्शन वाले, वो इस तरीके से चैप्टर के बीच में से आते हैं कि आपको ऐसे दे दिया कि पहली बोलती फिल्म आलम आरा है, उसके बनाने वाले फिल्मकार थे, फिर 4 ऑप्शन में दे दिए, एक सही दे दिया, तो उसमें से उसको आपको सही उत्तर का चयन करना होता है। अदेशियर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शोबॉर्ड देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म से ले लिए गए। एक इंटरव्यू में अदेशियर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। अदेशियर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुन चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने WM खान। पहला गाना दे दे खुदा के नाम प्यारे अगर देने की ताकत है। अब देखिए हमने जो ये पैराग्राफ बना, इसमें कितने सारे प्रश्न बने हैं अपने। पहले पार्श्व गायक का नाम, पार्श्व गायक बने कौन थे इस फिल्म के? पार्श्व गायक बने WM खान, इसको अंडरलाइन करो। और इसका पहला गाना क्या था? दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है। ठीक है, दूसरा प्रश्न हो गया। और इस फिल्म के संगीत में किन 3 वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया गया? तो फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। कर लिया क्या? और इसमें जो संगीतकार या गीतकार का नाम है, किसी को स्वतंत्र रूप से नहीं डाला गया था, क्योंकि जो M.A. एदेशियर है, उन्होंने अपने गानों के लिए, उस फिल्म के लिए स्वयं ही चुनी थी धुन, है वो धुन थी, वो स्वयं ही चुनी थी। और इधर से देखिए अदेशियर के मन में इस फिल्म बनाने की इच्छा कब जगी थी? अदेशियर ने जब 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म देखी, शोबॉर्ड देखी, तब उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। ये प्रश्न भी बन रहा है कि M.A. एदेशियर इमरानी की फिल्म बनाने की इच्छा कब जगी? तो अदेशियर को 1929 में उन्होंने हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म देखी थी, शोबॉर्ड। उसके बाद में उनके मन में यह इच्छा जागृत हुई कि हमें भी फिल्म बनानी चाहिए। इसके लिए उन्होंने क्या किया? एक पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को, कि पारसी के जो लोकप्रिय यानी जो लोगों में जो प्रसिद्ध था, नाटक को अपना आधार बनाया और फिल्म की पटकथा बनाई। फिल्म में ले लिया गए एक इंटरव्यू में, ये तो हमने पढ़ ही लिया। अब आगे से पढ़ते हैं। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। फिल्म आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया गया था, तो फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, साउंड के कारण ही शूटिंग को रात में ही करनी पड़ती थी। इसको अंडरलाइन कर लो कि फिल्म आलम आरा के शूटिंग है वो रात को क्यों करनी पड़ती थी? साउंड के कारण ही इसकी जो शूटिंग है वो रात को करनी पड़ती थी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था। मूक युग की यानी मूक युग किसे कहते हैं? जो बिना बोले जाने वाली जो फिल्में थी, वो उनको क्या करते थे, वो सुबह ही उसको शूट कर लेते थे। जो शूटिंग करनी होती है ना, तो उन दृश्य को शूट कर लेने में सुबह ही कर लेते थे। और मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण उसे कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। मगर आलम आरा की शूटिंग है वो रात में होने के कारण कृत्रिम प्रकाश, यानी हम प्रकाश फैलाने के तरह तरह की लाइटें लगाते हैं,
तो उसके लिए कृत्रिम लाइट की जो प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बना, और यहीं से वो प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे हिस्सा जो आगे इस फिल्मों का हिस्सा बना। इसको भी अंडरलाइन कर लो। आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण उसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। यही से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। यहां तक अंडरलाइन कर लीजिए इसको। आगे पढ़ते हैं। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दे दिए ही, अदेशियर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 संवाद फिल्में बनाई। आलम आरा जो फिल्म थी उसने भविष्य के लिए कई स्टार से मतलब जानते हो ना, जो सितारे होते हैं जो फिल्मों के, जैसे शाहरुख खान है आपके, और कौन है फिल्म में, जो सलमान खान है जो लोकप्रिय अभिनेता हैं। तो उन्होंने कई लोकप्रिय स्टार तो दिए ही, तकनीशियन भी दिए। देशियर की जो कंपनी थी उसने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक, यानी 150 से अधिक ज़्यादा तो उन्होंने मूक फिल्में बनाई जो बिना बोलने की थी, और 100 संवाद फिल्में बनाई। ये भी अंडरलाइन करो। अदेशियर की कंपनी ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक यानी बिना बोलने वाली और लगभग 100 संवाक यानी जो बोलती हुई दिखाई दे फिल्में बनाई। छोटे छोटे प्रश्न बहुत सारे बन गए हैं। चैप्टर ये छोटा है लेकिन इसमें से प्रश्न बहुत ज़्यादा हैं। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत संगीत तथा नृत्य के अनोखे आयोजन थे। फिल्म की नायिका जुबेदा थी, नायक थे विठल। प्रश्न फिर से बन गया, फिल्म आलम आरा के नायक और नायिकाओं के नाम बताइए। तो फिल्म की नायिका थी जुबेदा और नायक थे विठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफ़ी चर्चित है कि विठल को उर्दू बोलने में मुश्किल आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। इस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। विठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। अब इसमें हमने ये प्रश्न तो कर ही लिया कि फिल्म आलम आरा के नायक और नायिका कौन थे, तो जुबेदा और विठल थे। ये उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक यानी सबसे ज़्यादा पैसे लेने वाले थे। जैसे आज के सुपरस्टार शाहरुख खान और सलमान खान है, वो सबसे ज़्यादा पैसे लेते हैं, वैसे ही वे उस दौर के सबसे ज़्यादा पैसे लेने वाले स्टारों में से थे। तो उनके जब उनका चयन हुआ उस फिल्म में, जब उनको लिया गया, तो उनके लिए भी एक काफ़ी जो चर्चित बात है वो ये है कि जो विठल थे ना, उस समय के जो हीरो थे, स्टार थे, उनको उर्दू बोलने में मुश्किल आती थी। तो इस कारण पहले तो उनका चयन कर लिया गया कि ये इस फिल्म के एक्टर हैं। नायक का मतलब एक्टर, जिसे हिंदी में नायक कहते हैं और जिसे इंग्लिश में एक्टर कहते हो, तो उनका चयन किया गया। मगर फिर उन्हें उर्दू बोलने नहीं आती थी, इस कमी के कारण उन्हें उस फिल्म से हटा दिया गया। उसकी जगह महबूब जो उस समय का स्टार थे, उनको ले लिया गया। तो इससे क्या हुआ, जो विठल थे वो नाराज हो गए और उन्होंने अपना हक पाने के लिए कि मुझे इस फिल्म में साइन किया गया तो मैं ही रहना चाहूँ, उन्होंने इसके लिए मुकदमा कर दिया। तो उनका मुकदमा उस समय के जो मोहम्मद अली जिन्ना, जो बहुत बड़े वकील हुआ करते थे, उन्होंने लड़ा और वे मुकदमा जीते और जो भारत की जो पहली बोलती फिल्म है उसके नायक बने। इसको भी यहाँ से आप अंडरलाइन कर लो। विठल से लेके
विठल को उर्दू बोलने में मुश्किल आती थी से लेके फिल्म के नायक बने यहाँ तक। अब इसमें से भी अपने को छोटे से पूछ ले कि विठल को किस भाषा को बोलने में मुश्किल आती थी, फिर ऑप्शन में दे दे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, तो आपको पता ही होगा उनको किस भाषा में मुश्किल आती थी, उर्दू बोलने में। उर्दू। और हाँ, फिर उनको ऐसे पूछा जाए कि उस देर में उनका मुकदमा है वो किसने लड़ा था, किस मशहूर वकील ने लड़ा था, तो मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन में जो भी दे दिया जाए आपको कि उनमें से आपको उसका चयन करके और फिर ऐसे बताना है। और बड़ा प्रश्न आता है तब अपने आएगा, आगे मैं बताती हूँ आपको। इसमें से छोटे प्रश्न मैंने आपको बता दिए और बड़ा प्रश्न भी इसमें से बन रहा है। फिर इसमें इसके अलावा और कौन कौन थे, सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। इसके आलम आरा में उनके विठल और जुबेदा के अलावा और कौन कौन से नायक थे, तो हम इसको अंडरलाइन करेंगे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश जैसे सेठी जैसे अभिनेता में मौजूद रहे, जो आगे चलकर फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। पृथ्वीराज कपूर तो बहुत बाद में प्रसिद्ध हो गए थे। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। प्रश्न अपना अपना, फिल्म आलम आरा कितनी फुट लंबी थी और उसके कितनी महीनों में इसे तैयार किया गया, तो इसको अंडरलाइन कर लो। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। यह फिल्म 10,000 फुट बताती हूँ। ये इसमें देखो, ये और अंडरलाइन करो कि यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के किस सिनेमा में प्रदर्शित हुई थी। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई थी। मैजेस्टिक सिनेमा में पहले भी पढ़ लिया था 14 मार्च 1931 की भी। और किस सिनेमा घर में प्रदर्शित हुई, तो मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई थी। और यह कितने सप्ताह तक हाउसफुल चली थी, 8 सप्ताह तक। 8 सप्ताह तक ये हाउसफुल चली थी। सप्ताह और हफ्ता में अंतर होता है। सप्ताह यानी हाँ, और हफ्ता यानी 8 दिन, ऐसे मानते हैं कि 8 दिन, सप्ताह यानी 7, हफ्ता यानी 8, ऐसे बोला जाता है। जबकि होता तो जैसे संडे टू संडे शुरू हुआ तो हफ्ता ही हुआ। संवाद फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इसके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। जैसी एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था, इसके कारण संवाद सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। जो संवाद फिल्में बनने लगी, जब बोलती फिल्म बनने लगी, तो उसमें किसको लिया गया, पौराणिक कथाओं, यानी हमारे जो पौराणिक कथाएं हैं उनको लिया गया। और पारसी जो रंगमंच के नाटक थे और अरबी को जो प्रेम कथाएं थी उनको विषय के रूप में चुना गया। इसको भी अंडरलाइन करो। संवाद फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों और अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। और इसके अलावा सामाजिक विषय की फिल्में भी बनती थी। तो कह रहे हैं कि एक फिल्म बनी थी खुदा की शान, जिसमें एक किरदार है वो महात्मा गांधी जैसा था। इसके तो महात्मा गांधी जैसे होने के कारण उस समय हमारा देश था वो क्या था, गुलाम था। तो महात्मा गांधी उस समय क्या थे, एक बहुत बड़े स्वतंत्र सेनानी थे। वो हमारे देश की आज़ादी के लिए वो प्रयास कर रहे थे। तो उन्हें ऐसा लगा कि जो किरदार है उसमें तो वो कैसा है, महात्मा गांधी जैसा। तो उन्हें इस कारण जो संवाद सिनेमा की जो फिल्म थी वो खुदा की शान, उन्हें अपने ब्रिटिश शासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा था। यानी उनका
उनका जो गुस्सा है वो झेलना पड़ा था। संवाद सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अदेशियर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय संवाद फिल्मों का पिता कहा गया, तो उन्होंने उस मौके पर कहा, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। संवाद जो सिनेमा थी, जब उसकी नए दौर की शुरुआत कराने वाले जब निर्माता निर्देशक अदेशियर वो इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के 25 वर्ष पूरे हो गए। वो कब आई थी? 1931 में आई थी। और तो 1956 में जब उसको प्रदर्शित हुए, यानी उसको आई हुई उस फिल्म को 25 साल पूरे हो गए, तो उन्हें सम्मानित किया गया। सम्मानित, आप कोई भी अच्छा कार्य करते हैं तो आपको सम्मानित किया जाता है। वैसे ही उनकी आलम आरा थी, जो 25 वर्ष पूरे हो गए थे तो उन्हें सम्मानित किया गया। तो भारतीय संवाद फिल्मों का पिता कहा जाता था। उन्हें क्या कहा जाता था? भारतीय सिनेमाओं के पिता कहा जाता था। जब उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें खिताब दिया गया, तो उन्होंने ये कहा कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, यानी मुझे आप इतना सम्मान दे रहे हो, मुझे इतना सम्मान देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने तो अपने जो देश के लिए मेरा एक ज़रूरी योगदान था, मेरे हिस्से का मैंने योगदान किया है, इसलिए आप मुझे वो मत दीजिए, आप मुझे सम्मानित मत कीजिए। मेरा सम्मान तो किस में है कि मैंने है वो संवाद फिल्में बनानी शुरू की है, तो मुझे आप इतना बड़ा खिताब आपको देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत थी। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा ने बोलना सीख लिया से मतलब क्या है यहाँ पे? ये जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, हाँ हाँ, जब उसमें पहले तो बात हाव भाव से प्रदर्शित किया जाता था, और बाद में जब उसमें बोले जाने लगे अभिनय के साथ साथ जो डायलॉग है वो बोले जाने लगे, तो सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की जरूरत भी शुरू हो गई। कि पहले तो किसी की भी हो जाती थी, अब जो पढ़ा लिखा होगा वही तो अच्छे से डायलॉग बोल पाएगा। जैसे आप जानते हो कि फिल्मों में डायलॉग की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। उसके लिए हमारे जो दिवंगत जो राजकुमार जी हैं, उनको डायलॉग के लिए बहुत याद किया जाता है कि उनको अमजद वो खान कौन है जो शोले फिल्म की जिसने करी थी, उनके डायलॉग आज भी याद किए जाते हैं। तो वो डायलॉग है वो अच्छे से कौन बोल सकता है? जो पढ़ा लिखा हो। जो अनपढ़ होगा वो इतने अच्छे से डायलॉग नहीं बोल पाएगा। तो हाँ, तो जब सिनेमा ने बोलना शुरू कर दिया, तो सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की जरूरत शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे। संवाद किसे कहते हैं? इंग्लिश नाम जिसका डायलॉग राइट है। आप भी डायलॉग राइटिंग पढ़ते हो ना इंग्लिश में और हिंदी में, संवाद लेखन। वो आप जब सिनेमा ने बोलना सीखा तो उसके लिए संवाद की भी जरूरत हुई। सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। जब मूक फिल्में बनी थी, यानी जब जिसमें बोलचाल नहीं होती थी, उसमें तो कोई पहलवान जैसे शरीर होता उससे काम चल जाता, कोई स्टंट कर लेता अच्छा सा उससे काम चल जाता, कोई ज़्यादा उछल कूद कर लेता यानी थोड़ा बहुत डांस कर लेता उससे काम चल जाता। लेकिन अब उनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। ज़्यादा ज़रूरत किसकी थी? जो अच्छे डायलॉग बोल सके, क्योंकि अब सारा जो भाव है वो डायलॉग पर हो गया था। क्योंकि हम डायलॉग बोलेंगे तब उसके अकॉर्डिंग ही हम एक्टिंग कर पाएंगे। हमें मान लो हमें एक रंगमंच पर हमें ऐसे कह दिया जाए कि तुम्हें एक पिता की भूमिका निभानी है। मान लो किसी बच्चे को ऐसे कह दिया जाए, तो वो पिता की भूमिका जब निभाएगा जब उसको पहले तो उससे पता हो कि क्या डायलॉग है, डायलॉग क्या है, मुझे क्या संवाद बोलना है, उसके अकॉर्डिंग वो करेगा। जैसे अपने जब एनुअल फंक्शन हुआ था, तब रवि शर्मा जो हमारी क्लास 10th का बच्चा था, उसने एक पिता का रोल किया था, बहुत ही शानदार रोल किया था उसने।
और तो उस समय उसके पास क्या थे, डायलॉग थे, संवाद थे, इसलिए उसने बहुत अच्छा अभिनय किया। तो अब ये यही कह रही हैं लेखक प्रदीप तिवारी कि अब जैसे मूक फिल्मों में जो पहलवान होते थे, मोटे शरीर वाले होते थे, स्टंट करने वाले होते थे, उनसे काम चल जाता था, लेकिन अब संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी। गायन की कैसे होने लगी, क्योंकि जैसे आजकल आप देखते हो कोई भी फिल्म आती है तो उसमें गाने वो कितने प्रसिद्ध हो जाते हैं, तो गाने खुद एक्टर स्वयं थोड़ी गाते हैं, वो कौन होते हैं, गाने वाले अलग होते हैं, संगीतकार अलग होता है, पटकथा यानी उसकी कहानी लिखने वाला अलग होता है, उसके हीरो अलग होते हैं, हीरोइनें अलग होती है, पिता की भूमिका निभाने वाले कौन होते हैं और उसके राइटर कौन होते हैं। इस तरह एक फिल्म को तैयार होने में कई जनों की मदद होती है। तकनीशियन कौन होते हैं, उसमें प्रकाश की व्यवस्था करने वाले कौन होते हैं, सेटअप लगाने वाले होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अब क्या हुआ कि अब गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी, यानी जो गाते हैं उनकी भी अब इज्जत होने लगी थी। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक संवाद दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। इसलिए जो आलम आरा के बाद जो आरंभिक संवाद दौर की फिल्में में संवाद यानी जो बोलने के साथ गाई गई है, उसमें गायकों की यानी गाने वालों की और अभिनेताओं की बड़े पर्दे पर नजर आने लगे, यानी वो भी उस पर बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा, हिंदी का और उर्दू भाषा का महत्व है वो बहुत बढ़ गया। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिल हुआ। सिनेमा में देह केवल शरीर द्वारा की जगह, तकनीकी की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषा, यानी जो लोगों को ज्यादा समझ में आ जाती है, जन यानी लोगों को आसानी से जो भाषा समझ में आ जाए, उसके उन भाषाओं का दाखिल हुआ, यानी उन भाषाओं का प्रयोग किया जाने लगा जिससे कि अधिकतर लोग उनको समझ सके। सिनेमा ज़्यादा देसी हुआ, एक तरह की नई आज़ादी थी जिसे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। एक तरह की नई आज़ादी थी ये, तो जिससे आगे चलकर जो हमारा दैनिक जीवन है और जो हमारा सार्वजनिक है जीवन है, दैनिक यानी तो अपने खुद का जो है और सार्वजनिक सब लोगों के बीच में, तो उसका प्रतिबिंब है वो फिल्में में बेहतर उभरने लगा था। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब उमड़ पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। औरतें अपनी केस सज्जा उसी तरह कर रही थी। अदेशिर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को संवाद फिल्मों के जनक अदेशिर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहां से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। सिनेमा का एक नया युग कब शुरू हुआ था? जब भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को संवाद सिनेमा के जनक अदेशिर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना था, यानी जब उन्होंने अदेशिर ईरानी की उपलब्धि को अपनाया, वहां से सिनेमा का एक नया दौर शुरू हो गया। इसको अंडरलाइन कर लो आप लोग, भारतीय सिनेमा से लेके अपनाना ही था और यहाँ युग शुरू हो गया, इसको कर लो। और फिर इसको करेंगे हम लोग कि आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई। कि जो आलम आरा फिल्म थी वो भारत के अलावा और कहाँ कहाँ पसंद की गई? श्रीलंका, बर्मा और पश्चिमी एशिया में इसको पसंद किया गया। और माधुरी नाम की जो फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। अब ये प्रश्न ऐसे बिना कि उस दौर की नायिका नहीं, उस दौर की नायिका की किस अभिनेत्री की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय हो गई थी? तो यहाँ से करेंगे, माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए। यानी आज भी देखते हो ना तुम लोग
कि जो हीरो होते हैं इन और हीरोइनें होती हैं उनके और लड़कियां हैं उनके स्टाइल को अपनाती है, उनके रहन सहन को, उनके पहनावे को, इनके बालों को। ऐसे ही है जो लड़के हैं वो जो फिल्म के जो हीरो होते हैं उनके स्टाइल अपनाते हैं। कोई शाहरुख खान के स्टाइल बना रहा है और कोई सलमान खान की बना रहे होते हैं ना। ऐसे आजकल यहाँ से ऐसे खड़ लेते हैं खड़ा और ऐसे ऐसे करते हैं ना। तो वैसे ही उस समय भी जो उस समय की जो नायिका थी सुलोचना, उसकी जो हेयर स्टाइल है वो इतनी प्रसिद्ध हो गई थी कि उस समय की जो औरतें थी वो अपनी कटिंग, बालों की कटिंग वैसे ही रखने लग गई। तो जो हीरो होते हैं कुछ लोग उन्हें क्या अपना आदर्श मान लेते हैं, उनके हाव भाव, उनके रहन सहन, उनका स्टाइल है वो सारा अपना लेते हैं और वैसा का वैसा वो अपने जीवन में करते हैं। तो हमारा जो ये चैप्टर है ये यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अगर इसमें से आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। पाठ अपना छोटा जरूर है लेकिन इसमें से प्रश्न बहुत सारे बने हैं। इस पाठ को आप दोबारा अध्ययन करेंगे, इसमें से जितने प्रश्न मैंने बताए हैं उनको पढ़ेंगे तो आपके जो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आने से कोई रोक ही नहीं सकता। अगर आप पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने के बाद तुरंत आप उसको दोबारा रीड करते हैं तो फिर आपके अच्छे नंबर को कोई रोक ही नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। इसलिए आपको जब भी पाठ पढ़ाया जाए उसको आप दोबारा पढ़ो। दोबारा पढ़ने के बाद भी यदि कुछ बात समझ में नहीं आए तो आप पूछो, ठीक है ना। और काम पूरा करते रहो और कॉपियाँ चेक कराते रहो, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।